हेलो हेलो हेलो। देखना लाइव आ रही है ना? आ गया ना? आवाज़ चेक कर लो एक बार। आ रही होगी आवाज़ वैसे। हाँ जी सर। उसमें क्या है, जैसे वो कॉर्नर भरा हुआ है इधर। आ रही है आवाज़, आ रही है। कैमरा भी अच्छा है और फिर वॉइस भी इसकी अच्छी मिलेगी आपको। जैसे आवाज़ भी उसकी अपेक्षा अच्छी मिलेगी। तो इस कारण देखिए भाई, तो वो है क्वेश्चंस के लिए, वो हटा दूंगा अभी जस्ट। देखिए भाई, परवेन समस्या का कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका, यही तो था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम आपको करा चुके थे, और परिवहन समस्या से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो चुके थे, यही तो था। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने जो है क्वेश्चंस भी क्या कर लिए थे, बोलो, सॉल्व कर लिए थे। अब देखिए, दे देता आपका हो चुका था, सिंप्लेक्स मेथड हो चुका था। अभी जो एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में एक नियतन का क्वेश्चन आया है, नियतन समस्याएं, यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम। नियतन समस्याएं यानी कि कैसी प्रॉब्लम? असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब देखिए, यहां से हम बात करेंगे नियतन समस्याओं की या असाइनमेंट प्रॉब्लम की। तो देखिए, नियतन समस्याएं या असाइनमेंट प्रॉब्लम। नियतन समस्याएं या असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए भाई, ये जो प्रॉब्लम आती हैं, दैनिक दिनचर्या की समस्याएं आती हैं, दैनिक दिनचर्या की। जैसे कि मान के चलिए, बिजली विभाग होता, और बिजली विभाग में 5 प्रकार के कार्य हैं। 5 प्रकार के कार्य हैं तो 5 ही प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक पोस्ट के लिए 2 व्यक्तियों को आवंटित किया जाए। एक पोस्ट के लिए 2 व्यक्तियों को आवंटित नहीं किया जाएगा, अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। मैंने क्या कहा, एक कार्य होगा तो एक कार्य को करने के लिए केवल एक व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति केवल एक कार्य कर सकता है, एक पर्सन केवल एक वर्क कर सकता है, या एक वर्क को केवल एक पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। मतलब एक कार्य एक व्यक्ति, या एक व्यक्ति एक कार्य। एक व्यक्ति केवल एक कार्य कर सकता है। अब देखो, जब कभी आपने देखा हो कि जैसे कि मान के चलिए, अगर किसी में 5 कार्य हैं तो व्यक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, बोलो, 5 ही होनी चाहिए। अगर 5 कार्य हैं तो व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 5 ही होनी चाहिए। तो जितने व्यक्ति उतने कार्य, जितने व्यक्ति उतने कार्य। नियतन की पहली विशेषता, हाँ जी, नियतन की पहली विशेषता जो होगी वो होगी कार्यों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? व्यक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। कार्यों की संख्या किसके इक्वल होगी, बोलो? व्यक्तियों के।
अब देखिए भाई, ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। ठीक है भाई, जैसे कि आपको अपने घर का निर्माण करवाना है। किसका निर्माण करवाना है? घर का निर्माण करवाना है। और घर के निर्माण करवाने के लिए आपको 5 कार्य करवाने हैं। और 5 कार्य करवाने के लिए 5 प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे घर का निर्माण भी होगा, लाइट की फिटिंग भी होगी, पानी की भी फिटिंग होगी। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से 5 प्रकार के कार्य करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए आपके 5 कार्य हैं, 1 2 3 4 और 5। और 5 कार्य हैं और 5 ही आपके व्यक्ति हैं, A B C D और E। ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे कि एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर जो वर्क कर रहा है, सपोज कीजिए A, वो 5 घंटे में काम कर रहा है लेकिन पेमेंट ले रहा है 500 रुपये। अब इंजीनियर का काम आपने एक मजदूर को दे दिया V को, वो रुपये ले रहा है 100, लेकिन समय ले रहा है वो आपका 20 घंटे। बताओ कौन सा महंगा पड़ा? भाई ये 20 घंटे ले रहा है, ठीक है, 5 घंटे ले रहा है, तो कौन सा महंगा पड़ा? ये 5 घंटे में 500 रुपये। और ये देखिए ये 100 रुपये ले रहा है 5, यानी कि ये 100 रुपये ले रहा है 5 घंटे के। ठीक है, 5 घंटे के 100 रुपये ले रहा है, 20 घंटे में कार्य कर रहा है। 400 रुपये, 400 रुपये खर्चा है। खर्चा तो कम आया लेकिन टाइम की बर्बादी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, एक तो टाइम कंज्यूमिंग, कि हो सकता है कि एग्जामिनर टाइम पूछे कि कोई भी कार्य आपको करवाना है, ए व्यक्ति मतलब टाइम दे दिया जाता है कि पहला व्यक्ति अगर पहले कार्य को करता है, देखो, या फिर पहला कार्य अगर पहले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो सपोज कीजिए 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? अगर पहला कार्य दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो सपोज कीजिए 1 घंटे का समय लगता है। पहला कार्य सी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो 4 घंटे का समय। पहला कार्य डी के द्वारा तो 8 घंटे का समय। और पहला कार्य अगर ई करता है तो सपोज कीजिए 10 घंटे का समय लगता है। जैसे टाइम दे दिया जाता है, या फिर कॉस्ट दे दी जाती है कि भाई पहला व्यक्ति अगर पहले कार्य को करेगा तो 50 रुपये लगेंगे, या पहला व्यक्ति डी भी कार्य को करेगा तो 80 रुपये लगेंगे। या तो अंदर क्या दी जाती है? कॉस्ट। अब तुम साहब घर का मकान बनवा रहे हो या कोई कार्य करवा रहे हो तो जेब से कॉस्ट की बात आएगी तो मिनिमम के मैक्सिमम मिनिमम के भैया खर्चा कम से कम हो। पहली चीज़, खर्चा क्या हो? कम से कम हो। अगर टाइम की बात आएगी कि भाई हमें काम जल्दी करवाना है, काम जल्दी करवाना, 5 व्यक्ति हमारे सामने हैं, इनकी टाइमिंग दे रखी है, भाई ये इतने घंटे में करता है, ये इतने घंटे में, तो कामों का किस प्रकार आवंटन किया जाए? एक कार्य को केवल एक व्यक्ति करे या एक व्यक्ति द्वारा केवल एक कार्य किया जाए। तो उस केस में कामों को किस प्रकार बांटा जाए कि हमारा जो समय है वो कम से कम लगे, कम समय में ही हमारा फॉर्मेशन हो जाए। या फिर सैलरी दे रखी है, पेमेंट दे रखा है, तो कैसे कामों का आवंटन करें कि हमारा जो जेब से खर्चा है वो कम से कम लगे। तो यहाँ नियतन की जो समस्या होती है, नियतन में क्या होता है कि भाई व्यक्तियों की संख्या कार्यों की संख्या के क्या होनी चाहिए? बराबर। या तो टेबल के अंदर टाइम दिया होगा, या टेबल के अंदर क्या दे रखी होगी? कॉस्ट दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? कॉस्ट। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, ये जो है एक विशेष प्रकार की परिवहन समस्या ही तो होती है। नियतन समस्या एक विशेष प्रकार की कैसी समस्या होती है? परिवहन समस्या होती है। अब यहाँ से हम कामों का आवंटन ही तो करते हैं, यहाँ भी अलॉटमेंट ही करते हैं, और यहाँ पे भी हमें जो कॉस्ट निकालनी पड़ती है वो कैसे निकालनी पड़ती है? मिनिमम। कॉस्ट कैसे निकलेगी? मिनिमम। या टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम भी कैसा निकलेगा? मिनिमम निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो, जब आपको कुछ याद आ रहा हो थोड़ा बहुत परिवहन में, जो मैंने परिवहन आपको पढ़ाया है, परिवहन पढ़ाया है, तो थोड़ा बहुत क्या सब कुछ याद आना चाहिए। अब देखिए, हाँ जी, यहाँ पर इधर की साइड में क्या होता था? बोलो भाई, कितनी इकाइयाँ उपलब्ध हैं? उपलब्ध इकाइयाँ, यानी कि अवेलेबिलिटी थी, कितनी थी? जो भी थी उपलब्ध इकाइयाँ, उपलब्ध इकाइयाँ। ठीक है भाई। इधर की साइड में क्या था? मांग, यानी कि डिमांड थी। ठीक है भाई, इधर की साइड में डिमांड थी। अब यहाँ तो एग्जामिनर पहले से ही देता था कि भाई इतनी उपलब्ध इकाइयाँ, O1 कंपनी इतना माल बना रही है, O2 इतना बना रही है, इतनी इतने की डिमांड है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई, यहाँ पर कार्य है
और यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है। अब इस लाइन में कितने कार्य हैं बोलो, कितने कार्य हैं इस पूरी लाइन में? कार्य एक है। और व्यक्ति कितने? 5। लेकिन मैंने शर्त क्या बता दी? मैंने शर्त कह दी आपसे कि एक व्यक्ति केवल एक कार्य को करेगा। यानी कि इसमें अगर मैं आवंटन करूं तो केवल एक ही एलिमेंट को आवंटन होगा। कितने एलिमेंट होगा? एक। यानी एक ही इकाई दी जाएगी, एक ही इकाई दी जाएगी तो इस इकाई का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। भाई एक ही तो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? एक। और शेष इकाइयां क्या होंगी? 0 0 0 0। भाई देखो, इसको 0 काम दे दिया, इसको दे दिया हमने एक काम, यानी बी को दे दिया 1 इकाई। यानी कि ये जो आएगा अब हमारे पास, ये x11 होता है, ये x12 होता है। क्या होता है बोलो? x12 बराबर कितना दे दिया आपने? 1। शेष क्या देने पड़ेंगे फिर? ये 0। यानी x11 0 देना पड़ेगा, x13 कितना देना पड़ेगा? 0, x14 कितना देना पड़ेगा? 0, और x15 भी आपको कितना देना पड़ेगा बोलो? 0। ये सभी की सभी आपको क्या देने पड़ेंगे? 0। केवल एक को एक देना है, क्योंकि उपलब्ध इकाइयां, यानी कि इकाइयां का मतलब क्या हुआ? कार्य। इकाइयों का मतलब क्या है? कार्य। यहाँ कार्यों की संख्या ही तो है। यहाँ पर हाईएस्ट कार्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 1। यहाँ पर हाईएस्ट कार्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 1। अगर मैं इनका सबका सम निकालूं इकाइयों का तो वो 1 1 1, और ऐसे यहाँ आएगा 1। तो टोटल कार्य कितने हो गए? यहाँ व्यक्ति हाईएस्ट कितने काम दे सकते हैं? एक व्यक्ति को एक, तो एक ही व्यक्ति, यहाँ भी एक ही व्यक्ति, यहाँ भी एक ही व्यक्ति, यहाँ भी एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 5। 5 बराबर 5। तो स्पेशल टाइप हो गया किसका? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। परिवहन समस्या का एक विशेष रूप होता है। अब परिवहन समस्या का एक विशेष रूप होता है, लेकिन वहाँ और यहाँ पे एक ही अंतर है कि यहाँ पर अगर मैं इन इकाई, वहाँ पर हम इकाइयों का योग निकालते थे ना, आप समेशन xij और i को बदल रहे थे, i बराबर 1 to m। लेकिन यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे होते हैं? बराबर बराबर। तो m के स्थान पर क्या हो जाएगा बोलो? n। कितना हो जाएगा? n। भाई n n है अब दोनों, ठीक है। अब लेकिन वहां पर जब i पे समेशन लेते थे तो j आता था। क्या आता था? j। अब चूंकि i और j दोनों बराबर हैं, कैसे हैं बोलो? बराबर हैं, तो अब आपका क्या हो जाएगा? xii। ठीक है भाई, xij लिख लो भले, कोई दिक्कत नहीं, i और j का मान 1 ही है। ठीक है भाई। हाँ जी, इसका जो जोड़ है वो कितना आएगा? 1। इसका जोड़ कितना आएगा बोलो? इन उपलब्ध इकाइयों का जोड़ निकालूं तो कितना आएगा? या फिर मैं समेशन जे पे लगाता, जे बराबर 1 to n, तो भी इसका जोड़ कितना आता बोलो? 1 आता। यानी कि xij का जो मान है, xij का जो मान है वो कितना आ रहा है? या तो 1 आएगा या कितना आएगा? 0 आएगा। यदि आईवा व्यक्ति जेवा कार्य करता है तो 1, और नहीं करता है तो 0। यदि आईवा व्यक्ति जेवा कार्य करता है तो 1 आ जाएगा xij का मान, और नहीं करता है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि जो नियतन समस्या है या असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये क्या है? एक स्पेशल टाइप है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। यहाँ पर उपलब्ध इकाइयों का जो योग होगा वो 1 होगा, यानी कि कार्यों की संख्या, मतलब उस पहली पंक्ति में कार्यों की संख्या कितनी होगी? 1। या पहले स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 1। क्योंकि एक व्यक्ति केवल कितने कार्य कर सकता है? एक कार्य कर सकता है। दैनिक समस्याएं आती हैं इसके अंदर। दैनिक समस्या जैसे कोई भी विभाग है या कोई भी स्कूल है, कोई भी स्कूल है। अब जैसे कोई भी स्कूल होता, अब स्कूल में 5 मैथ के टीचर हैं और 5 ही क्लासरूम है। अब 5 मैथ के टीचर हैं और 5 ही क्लासरूम है, या टाइम टेबल बनाना होता है, या फिर 5 मैथ के टीचर हैं और 5 ही क्लासरूम है। अब पाँचों टीचरों को बैठाया जाएगा, 5 इधर लिख दिए जाएंगे और 5 ही क्लासरूम इधर लिख दिए जाएंगे। फिर पूछा जाएगा, हाँ भाई पहला व्यक्ति, अगर आप इस क्लासरूम में जाते हो तो इस प्रश्नावली को कितने घंटे में करा सकते हो? दूसरे से पूछा जाएगा कि आप इस क्लासरूम में जाते हो दूसरे वाले में तो कितने में करा सकते हो? तो सभी का क्या चार्ट बना लिया जाता है। फिर चार्ट बना लिया, अब चार्ट बनाने के बाद फिर आपको बहुत माइंड लगाना पड़ता है, इसको दूं कि इसको दूं। अगर नियतन आता है तो सीधे नियतन से बना के आप बता सकते हो कि ये आप इस क्लास में जाओ, आप इस क्लास में जाओ, आप इसमें जाओ और आप इसमें जाओ। पांचों इस प्रकार क्लास के लेंगे तो समय से हमारा सिलेबस हो जाएगा और सबसे कम समय में हम पूरा करा पाएंगे। तो ये चीज़ होती है नियतन समस्या। जितने कार्य होंगे उतने ही व्यक्ति होने चाहिए पहली चीज़ तो। फिर उनकी कैपेसिटी पूछ ली जाती है उनसे कि हाँ भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है, या आप कितने घंटे पढ़ा सकते हैं, या आप कितने घंटे पढ़ा सकते हैं, या आप कितने घंटे पढ़ा सकते हैं। तो लेकिन हम क्लास, तो हमें क्या करना होता है, अगर टाइम कंज्यूमिंग की बात आती है या फिर हमें इसकी बात आती है किसकी, पैसे की,
तो कम से कम खर्चा करना पड़ता है। तो उस आधार पर हम कम से कम रिजल्ट में मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कम समय में जल्दी सिलेबस हो जाए या फिर कम पैसे में पूरा काम कंप्लीट हो जाए। तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा किसके बराबर होगी? कार्यों की संख्या के बराबर होगी, पहली चीज़ तो। और ये एक विशेष प्रकार की कैसी समस्या है बोलो? नियतन समस्या एक विशेष प्रकार की कैसी समस्या है? परिवहन समस्या है। और परिवहन समस्या का सुसंगत हल ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां होती हैं? 3। तो बताओ क्या नियतन समस्या को परिवहन समस्या की सुसंगत विधियों से हल किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? अब चूंकि नियतन समस्या एक परिवहन समस्या और परिवहन समस्या एक एलपीपी है, और एलपीपी को किससे हल किया जा सकता है? सिंप्लेक्स और देयता और ग्राफिकल से भी 2 वेरिएबल में हो तो बताओ नियतन को भी सिंप्लेक्स से हल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो सिंप्लेक्स को भी इसको भी किससे? सिंप्लेक्स से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम हेडिंग डालेंगे नियतन समस्याएं या असाइनमेंट प्रॉब्लम। नियतन समस्याएं या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम, हेडिंग डालेंगे आप। नियतन समस्याएं लिख लिए। परिवहन की और इसमें सबसे बड़ा अंतर, वहाँ एम और एन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एम और एन दोनों बराबर होंगे। पहली विशेषता तो यही होगा जाएगी। तो नियतन डाल लिए हेडिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे सबसे पहले पहला पॉइंट, नियतन समस्या एक विशेष प्रकार की परिवहन समस्या है। एक विशेष प्रकार यानी स्पेशल टाइप, एक विशेष प्रकार की कैसी समस्या बोलो? परिवहन समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। परिवहन समस्या है, फर्स्ट कंडीशन। कोई डाउट? ठीक है भाई। अब चूंकि परिवहन समस्या क्या होती है? अब परिवहन समस्या को सर्किल में बंद कर लो। परिवहन समस्या एक एलपीपी होती है। अजय अजय परिवहन समस्या एक एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई। स्पेशल टाइप है तो परिवहनी, तो ये खुद एक एलपीपी होती है। अब ये चूंकि एक एलपीपी है तो एक एलपीपी को किससे? सिंप्लेक्स विधि से। अगर 2 वेरिएबल्स में तो ग्राफिकल विधि से, और देयता से भी हल किया जा सकता है। देयता से भी क्या किया जा सकता है? हल किया जा सकता है। हल किया जा सकता है। और इसका सुसंगत हल बोलो किससे निकाला जा सकता है? अब चूंकि एक परिवहन समस्या है और परिवहन समस्या का जो सुसंगत हल है, अब भाई परिवहन समस्या का जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, अजी परिवहन समस्या का जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, सुसंगत हल कितनी बिंदुओं से निकाला जाता है बोलो? एक तो नॉर्थ कॉर्नर रूल, उत्तर कोने वाला नियम, उत्तर कोने वाला नियम, नॉर्थ कॉर्नर रूल। एक दूसरा कौन सा होता है? यानी न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, लीस्ट कॉस्ट मेथड। न्यूनतम चीजों को लिंक करते हो ना तो बहुत आसानी होती है। अब एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई स्पेशल टाइप की एलपीपी है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। जब स्पेशल टाइप की एलपीपी है तो डेफिनेटली है तो मतलब एक स्पेशल टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, परिवहन है, तो परिवहन को तो 3 विधियों से सुसंगत हल ज्ञात किया जाता है। उत्तर कोने वाला नियम, नॉर्थ कॉर्नर रूल, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरी होती है बोगल सन्निकटन या शास्त्री मेथड। 3 ही तो होती हैं, बोगल सन्निकटन या बोगल अप्रोक्सीमेशन या पेनल्टी मेथड। अब अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे
हाँ भाई, इन 3 विधियों से इसका सुसंगत हल निकाला जाता है। एग्जामिनर पूछ ले क्या नियतन विधि को, क्या नियतन विधि का सुसंगत हल इन 3 विधियों से निकाला जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा हाँ भाई, चूंकि ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का स्पेशल टाइप है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को इन 3 विधियों से बेसिक सॉल्यूशन निकाला जाता है। जब इन 3 विधियों से बेसिक सॉल्यूशन निकाला जाता है तो नियतन का भी हम 3 विधियों से क्या निकाल सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन एक एलपीपी है, इसको सिंप्लेक्स या द्वितीयता से हल कर सकते हैं, तो ये नियतन समस्या को भी किससे हल कर सकते हो, सिंप्लेक्स और द्वितीयता से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई इसका नियतन समस्या का। ठीक है भाई, चीजें लिंक हो गई। और उसने क्या दिया, परिवहन, परिवहन में जितने गुण हैं उसमें आ जाएंगे। भाई इन्होंने क्या कह दिया था, परिवहन समस्या है, तो परिवहन समस्या में जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। कोई समस्या, आगे बढ़े, लिख लो इसको आराम से। इसकी है इसकी कैलकुलस की, वो समाकलन वाली और होगी इसमें। देखो समाकलन ऐड है क्या, डबल इंटीग्रेशन है। हाँ तो कौन सा, अच्छा वो और देख लो, 1 मिनट पैर सर करना। किसका, समाकारिता वाला ज़्यादा हो गया, क्या हुआ, केवल फर्स्ट ग्रेड में जाएगा, सेकंड ग्रेड में नहीं जाएगा। ये वाला टॉपिक केवल फर्स्ट ग्रेड में जाएगा। चल मैं देख लूँगा थोड़ी बहुत देर में, है ना। ठीक है, मैं ठीक है मैं देख लूँ। आओ मैं बताता हूँ। हाँ जी, लिख लिया। इसका सिद्धांत लिखेंगे, प्रिंसिपल, सिद्धांत, दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस पे दोनों में आया, फर्स्ट ग्रेड में भी आया, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया है। हाँ जी, यह इस सिद्धांत पे कार्य करती है, या नियतन समस्या इस सिद्धांत पे कार्य करता है, जो भी लिखना चाहो। कि आज इसका सिद्धांत क्या होगा, कि कार्यों की संख्या इक्वल टू हो जाएगी, बोलो, व्यक्तियों की संख्या के, यानी कि नंबर ऑफ वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि कार्यों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, कार्यों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। 2 गुण। अब लिखेंगे विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है नियतन की। एक कार्य को केवल एक व्यक्ति करेगा, या एक व्यक्ति के द्वारा केवल एक कार्य किया जाएगा। ठीक है भाई, 1 पर्सन 1 वर्क, बात खत्म। ठीक है भाई, एक व्यक्ति केवल एक कार्य करेगा, या एक कार्य केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक कार्य करेगा।
या एक कार्य केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। एक कार्य केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गई विशेषता। सिद्धांत क्या है? व्यक्तियों की संख्या कार्यों की संख्या के बराबर। विशेषता क्या है? एक व्यक्ति एक कार्य, या एक कार्य केवल एक व्यक्ति। ठीक है भाई, ये एक विशेष प्रकार की परिवहन समस्या। परिवहन को 3 विधियों से सुसंगत हल ज्ञात किया जाता है, तो इसका भी कर सकते हैं। फिर चूंकि ये परिवहन है, परिवहन एक एलपीपी होती है, तो जिसे सिंप्लेक्स से हल कर सकते हो और डेलिटी से डेलिटी कन्वर्ट करके तो भी हल कर सकते हो। तो इसे भी उन दोनों विधियों से क्या किया जा सकता है? हल किया जा सकता है। ठीक है भाई, 2 प्रकार की विशेषताएं हो गई। अब लिखेंगे लागत मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? लागत मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स, टाइम मैट्रिक्स भी दे देते हैं वो कभी कभार। यानी कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स यानी लागत मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक नियतन समस्या हमेशा एक मैट्रिक्स से संबंधित होती है, जिसे कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? लागत मैट्रिक्स। यानी कि प्रत्येक नियतन में या असाइनमेंट में एक मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, जिसे कौन सी मैट्रिक्स कहोगे? लागत मैट्रिक्स। तो प्रत्येक नियतन, एवरी असाइनमेंट प्रॉब्लम, प्रत्येक नियतन समस्या एक मैट्रिक्स से संबंधित होती है। एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को कह रहे हो आप CIJ। आज एक मैट्रिक्स है CIJ। भाई I पंक्ति है और J कॉलम है। I तो रो है, नंबर ऑफ रो, J क्या है? कॉलम। अब मुझे बताओ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होगी? बराबर बराबर होगी। तो इसका ऑर्डर क्या लिख दूं? n क्रॉस n। तो मैंने कहा, क्या कहा भाई? प्रत्येक नियतन समस्या एक मैट्रिक्स CIJ जिसका ऑर्डर है आपका n क्रॉस n से संबंधित होती है। क्या होती है? से संबंधित होती है, जिसे लागत मैट्रिक्स कहते हैं। संबंधित होती है, जिसे क्या कहते हो? लागत मैट्रिक्स कहते हैं। लागत कह लो, लागत और लागत ही बोला जाता है। लागत कहाँ सुना है? मैंने तो कहीं नहीं। लागत ही बोला जाता है। कॉस्ट, लागत, दोनों पे डबल आ की मात्रा आती है। तो अंग्रेजी में पढ़ लियो COST, कॉस्ट। और बाबू में ना पढ़ो जाए तो छोड़ दियो। एक मैट्रिक्स CIJ n क्रॉस n से संबंधित होती है, जिसे लागत मैट्रिक्स, लागत ही बोला जाएगा, लागत नहीं होता वो, या लागत नहीं होता। हाँ, लागत मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ जी, कौन सी मैट्रिक्स कहोगे आप? लागत मैट्रिक्स। अर्थात दैट इज हाँ जी, टोटल कितने व्यक्ति और टोटल कितने कार्य? n। तो दोनों बराबर बराबर हैं, तो वहां भी n आएगा और आपका यहाँ भी n आएगा। तो देखो, जैसे व्यक्ति, हाँ जी, पर्सन, और यहाँ पर क्या है बोलो? कार्य। यहाँ व्यक्ति हैं और यहाँ पर है कार्य। ठीक है, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, और ये कौन सा कार्य? nवा कार्य। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, और ये कौन सा व्यक्ति? nवा व्यक्ति। और I और J भी लगा दे, समस्या है तो कहीं।
यहाँ आई लगा देते हैं और बीच में लगा देते हैं जे, इधर लगा देते हैं जे और इधर लगा देते हैं हम आई। और यहाँ लगा देते हैं एन। ठीक है भाई। अभी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो। एन रो है और एन ही कॉलम है, एन ही व्यक्ति हैं, एन ही कार्य हैं। अजी पहला व्यक्ति अगर पहला कार्य करता है, अब जैसे निश्चित समय दे रखा भाई 8-8 घंटे काम करना सभी को, समय निश्चित कर दिया। अब बात आ गई पैसे की। भाई पहला व्यक्ति अगर पहला कार्य करता है तो वो रुपया ले रहा है, सपोज कीजिए कितने, C11। कितने रुपया ले रहा है, C11। अगर पहला व्यक्ति दूसरा कार्य करता है तो सपोज कीजिए कॉस्ट कितनी मांग रहा है वो, C12। अगर पहला व्यक्ति तीसरा कार्य करता है तो कितनी कॉस्ट मांग रहा है, C13। कि भाई अगर मुझसे इस कार्य को करवाओगे, यानी कि मुझसे घर का निर्माण करवाओगे तो मैं 50 रुपये लूँगा, या मुझसे बिजली की फिटिंग करवाओगे तो 100 रुपये लूँगा। ऐसे इसने क्या कह दिया, अलग अलग अपनी कॉस्ट है। भाई 5 कार्य हैं, अब 5 कार्य हैं और वो व्यक्ति है तो उसने अपनी कॉस्ट बता दी कि मुझसे ये कार्य करवाते हो तो इतने रुपये लूँगा, ये वाला कार्य करवाते हो तो इतने। एन व्यक्ति और एन ही कार्य हैं। अब कार्यों का आवंटन करना है कि भाई हम कार्य ऐसे बांटे इनको कि हमारी जेब से पैसा जो है कम से कम लगे, रुपया जो है कम से कम लगे। अब कामों का आवंटन, लेकिन शर्त यह है कि भाई 5 कार्य हैं और 5 ही व्यक्ति हम पकड़ के लाएं। तो 5 कार्य हैं तो 5 ही व्यक्ति पकड़ के लाएं। ऐसे थोड़ी ना कि एक व्यक्ति को 2 कार्य देंगे, एक व्यक्ति को एक ही देंगे और जेब से खर्चा कम से कम लगे हमारा। ठीक है भाई। तो अगर ये जेवा कार्य करता तो कितना लेता, C1J, और एनवा कार्य करता तो कितना लेता, C1N रुपये लेता। अगर दूसरा व्यक्ति पहला कार्य करता तो कितनी कॉस्ट, C21, फिर अगली कॉस्ट C22, अगली कॉस्ट C23, और यहाँ थी C2J, और यहाँ था C2N। इसी प्रकार अगर तीसरा व्यक्ति पहला कार्य करता तो C31, C32, C33 और C3J, और यहाँ C3N। ठीक है। अब इस प्रकार आई वी व्यक्ति पे आ जाओ। आई वा व्यक्ति पहला कार्य करता तो CI1, आई वी व्यक्ति दूसरा कार्य करता तो CI2, तीसरा कार्य करता तो CI3, जेवा कार्य करता तो CIJ, और एनवा कार्य करता तो CIN। इस प्रकार एनवा व्यक्ति पहला कार्य करता तो CN1 कॉस्ट, CN2 कॉस्ट, CN3 कॉस्ट, CNJ कॉस्ट और CNN कॉस्ट। ये हो गई कॉस्ट मैट्रिक्स। तो अगर बनाना जानते हो तो बना लीजिए, नहीं बनाना जानते हो तो माइंड के अंदर इसे छाप लीजिए। लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। वो सही कर लो। क्या, ये वाली टेबल? हाँ तो ऐसे लिख लो इसको। यहीं बैठ जाएगा, नहीं और कहाँ है? क्यों, यहाँ का आएगा? यहाँ गर्मी लग रही है? खिड़की खोल ले साइड से, उसमें वो लग रहा होगा, ऊपर की तरफ खड़ा होकर आराम से खुल जाएगी। और खोल ले। पीछे वाला खोल दो भले, पीछे से वो खिड़की ओपन है।
हो गया ना। परिवहन समस्या का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद है आपको? सी आई जे इंटू एक्स आई जे, डबल समेशन लगता था आई और जे पर, और मिनिमम जेड करना था। लेकिन यहाँ आई और जे दोनों का मान 1 से लगाकर कहाँ तक चलेगा? एन तक चलेगा। ठीक है भाई। फिर हमने कहा था कि समेशन एक्स आई जे आई बराबर 1 to n, वो किसके बराबर आता था? ए आई के। अगर आई लगा रहे हो समेशन तो ए बी जे के आएगा, और जे पे समेशन लगा रहे हो तो ए आई के बराबर आता था। ठीक है। दो कंडीशन ये थी, और शर्त ये थी कि समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बी जे, ये तो शर्तें थी। अब देखो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, वो चीज़ हम लिखते चलेंगे। नियतन समस्या का गणितीय संरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए असाइनमेंट प्रॉब्लम। नियतन समस्या का गणितीय संरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए असाइनमेंट प्रॉब्लम। नियतन समस्या का कैसा संरूपण? गणितीय संरूपण। नियतन समस्या का गणितीय संरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सॉरी असाइनमेंट प्रॉब्लम। हाँ जी, ये किस में आएगा? मिनिमम में कि मैक्सिमम में? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस में आती है? मिनिमम में। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की शर्त ये थी कि 2 बार समीशन लगता था। क्या आता था? सी आई जे इंटू एक्स आई जे, यही आता था ना। कॉस्ट का गुणा यूनिट से होता था, जितनी यूनिट भेजी गई हैं, यही तो था। सी आई जे इंटू एक्स आई जे। अब 2 समीशन लगते थे, एक तो आई लगता था और एक जे लगता था। अब वहाँ आई का मान 1 से m तक जाता था, लेकिन यहाँ दोनों बराबर हैं तो कहाँ तक जाएगा? n तक। ये भी बराबर है तो क्या तक जाएगा? n तक। ठीक है भाई। लेकिन वहाँ पर जो यूनिट्स हैं, वहाँ पर यूनिट्स का मान 1 हो सकता था। 10 भी दिया था हमने कल, किसी को 20 भी दिया था, 20 इकाई भी भेजी थी, 30 इकाई भी भेजी थी, 40 इकाई भी भेजी थी। लेकिन यहाँ तो हम इकाइयाँ भेज नहीं रहे हैं। इकाइयों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 1 है। तो यहाँ ये जो एक्स आई जे यूज किया है अब हमने, इस एक्स आई जे का मान बताना कितना है? एक्स आई जे क्या है? सभी 1 नहीं होंगे, इसमें से एक 1 होगा और शेष 0 होंगे, है ना। यहाँ एक्स आई जे यानी कि यूनिट्स का मान अगर हम निकाल रहे हैं, एक्स आई जे बराबर या तो आएगा 1 या आएगा कितना? 0। 1 कब आता है? जब आई व व्यक्ति जेवा कार्य करता है तो 1 आएगा, यानी एक ही व्यक्ति हुआ। और आई व व्यक्ति जेवा कार्य नहीं करता है, यानी कोई व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ यूनिट कितनी हो गई? 0। तो यानी कि आई व व्यक्ति यानी आई व पर्सन कौन सा वर्क कर रहा है? जेवा कर रहा है। या जेवा कार्य आई व व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो 1, आई व व्यक्ति जेवा कार्य करता है तो 1, अन्यथा 0। अन्यथा लिख दूं अदरवाइज, या फिर ऐसे लिखूं आई वह व्यक्ति जेवा कार्य नहीं करता है। ठीक है भाई, आई वह व्यक्ति जेवा कार्य नहीं करता है। हाँ जी, जैसे कि मान के चलो ये वाली टेबल ही होती ऊपर वाली, देखो अगर आई व व्यक्ति जेवा कार्य करता है तो यहाँ यूनिट 1 दी जाती और शेष यूनिट क्या हो जाती? 0। अब चूंकि स्तंभ का जोड़ भी 1 होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और इसका जोड़ भी 1 होना चाहिए। एक व्यक्ति केवल एक कार्य है, तो यहाँ 1 दे दिया तो ये ऊपर वाले एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे? 0। और इसके संगत भी एलिमेंट की जो इकाई होगी वो भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इनको कोई कॉस्ट नहीं मिलेगी, इन पे कोई कार्य करवा ही नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और टोटल जो जोड़ है वो कितना होगा? 1 होगा। फिर आपको कुछ याद आ रहा हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन लगाई थी हमने परिवहन में, ये लगाया था समेशन एक्स आई जे लगाया था। अब सपोज कीजिए आई पे लगा रहे हो, आई बराबर 1 to n। अब आई का मान कहाँ तक चलेगा?
और आई पे लगा रहे थे 1 to n, तो क्या आया था वहाँ, आई पे लगाया था तो बी जे आया था भाई, पंक्ति लगाई थी तो कॉलम आया था। ठीक है, अब चूंकि चाहे पंक्ति लगाओ चाहे कॉलम लगाओ, लेकिन इन इकाइयों का जोड़ कितना आएगा भाई, पूरी पंक्ति में या पूरे स्तंभ में, पूरे स्तंभ के अंदर हमने कितने व्यक्ति लिए या कितने कार्य लिए, एक ही लिया है भाई। स्तंभ में क्या चल रहे थे, देखना इधर, इधर चलो, ये स्तंभ में क्या चल रहा है, ये स्तंभ में क्या चल रहे हैं, व्यक्ति, क्या चल रहे हैं, व्यक्ति। इस पूरे स्तंभ में से हमने कितना व्यक्ति लिए हैं, जैसे इसमें से मैंने कौन सा व्यक्ति लिया है, एक ही लिया है, CIJ के संगत एक लिया था। ठीक है, अब इस पूरे स्तंभ में से मैंने एक व्यक्ति लिया और इस पूरी पंक्ति में से, ये पंक्ति में क्या चल रहे हैं बोलो, कार्य। इन कार्यों में से भी कितने कार्य लेने पड़ेंगे, एक ही, तो यहाँ एक आ जाएगा और शेष क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं इनको यूनिट देता, क्या देता, यूनिट, जैसे यूनिट भेजते इनको, जैसे कि मैंने इसको यूनिट भेजी, जैसे कि यूनिट भेज दूँ मैं पहले इनको, देखो ये वाली यूनिट है, अगर मैं इसको यूनिट भेज दूँ कौन सी, x11, सॉरी xi1, कौन सी भेज दी, xi1, इसको यूनिट क्या भेजते, xi2, सभी को भेजी जाती है ना इसी प्रकार, नियतन में भेजी थी, इसको भेज दी हमने xi3, इसको भेज दी मैंने कौन सी, xij, और इसको भेज दी मैंने कौन सी, xin, यूनिट। ठीक है, अब इधर की बात करूं, इधर वाले पे कॉलम चल रहा है, इसको यूनिट भेज दी मैंने कौन सी, x1j, इसको क्या भेज दी, x2j, इसको क्या भेज दी, x3j, और इसको क्या भेज दी मैंने, xnj। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि इस ये चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं, कार्य, क्या चल रहे हैं, इधर देखो कार्य। अब ये जो समस्त यूनिट है ना, xi1 xi2 xi3, यानी इधर की साइड में निकालूं ना, समेशन x i तो फिक्स चल रहा है, क्या फिक्स है बोलो, i फिक्स है, क्या बदल रहा है, j, 1 2 3 4 और n तक, और ये हो गया j, और j का मान कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लगाकर n तक। इन समस्त इकाइयों का योग कितना आएगा, एक ही है, इसको एक दिया है, ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, 0। हाँ वो एक ही जाएगा, किसी को जाएगा, मैंने तो आई व व्यक्ति जे वे कार्य को नियत करके बताया। अब इसी प्रकार इस कॉलम की बात करूं, यहाँ एक दिया है तो सभी क्या हो जाएंगे, 0। अब ये क्या है बोलो, व्यक्ति, एक व्यक्ति को देना वो कार्य है, और सबको क्या देना पड़ेगा फिर, 0। तो यहाँ से अगर मैं अब समेशन लगाऊं इधर की साइड, समेशन अब क्या फिक्स चल रहा है आपका, जे फिक्स है, तो आई जे फिक्स है, तो आई बदल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लगाकर n तक। इनका भी जोड़ कितना आना चाहिए, अब आपका 1 आना चाहिए। और वहाँ पर उपलब्ध इकाइयाँ पहले से ही होती थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, लेकिन यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो हमने पहले ही मान रखा है कि एक व्यक्ति केवल एक कार्य करेगा, यानी पूरी पंक्ति में केवल एक ही कार्य मिलेगा और पूरे स्तंभ में केवल एक ही व्यक्ति मिलेगा। शेष के संगत इकाइयाँ क्या होंगी, 0 0 0, तो शेष को 1 भेजा जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है समेशन लगा रहे हो तब भी 1, और यहाँ पर भी लगा रहे हो तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है भाई, अगर इन समस्त इकाइयों को जोड़ दूं, यहाँ 1 1 1 1 1, टोटल कार्य कितने हो जाएंगे, n, और यहाँ से इन सबको जोड़ देते हो तो ये भी n व्यक्ति और n ही कार्य हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम समेशन लगा रहे हैं, क्या ये हो गया, तथा दूसरा समेशन लगाओ, एक समेशन लगेगा कौन सा, अभी किस पे लगा है, i पे, अब किस पे लगेगा, j पर, xij, इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। 2 शर्तें हो गई, बोलो कितनी शर्त हो गई, 2 शर्तें हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब भाई किसका मान बदल रहा है, आई का, ठीक है भाई, अब आई का मान बदल रहा है, किसका मान बदल रहा है, आई का। तो देखो किसका मान बदला, आई का बदला ना, आई क्या है, पंक्ति, तो ये बदल रहा है, आई बदल रहा है ना, तो आई बदल रहा है तो क्या फिक्स है, जे फिक्स है, जे फिक्स है, तो क्या चल रहा है, स्तंभ चल रहा है, स्तंभ चल रहा है। अब स्तंभ चल रहा है तो यानी कि जे व स्तंभ चल रहा है, तो आए हुए व्यक्ति के द्वारा, देखो कौन से व्यक्ति के द्वारा, आए हुए व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है,
जे व कार्य किया गया। आए हुए व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जे व कार्य किया गया। ठीक है भाई। तथा तीसरी शर्त बोलो। अबे एलपीपी लिखते सब में। अबे ऋणोत्तर कंडीशन कि जो यूनिट्स आप लेते हो वो या तो जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ी है। सही बात है गलत है? जीरो है या फिर एक है। तो ये एक ऐसी समस्या हो गई, ये भी एक एलपीपी हो गई। क्या हो गई? एलपीपी। सबसे पहले उद्देश्य फलन, फिर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और फिर आता ऋणोत्तर प्रतिबंध। तीन ही तो आते हैं। ये भी क्या एक एलपीपी होती है। तो लिख लीजिए इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन लिखी है ना, वही है। जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखी है वही है भाई। बस यहाँ समीशन बढ़ गया और टोटल जो जोड़ है वो एक एक आ रहा है। टोटल जो जोड़ है वो कितना आ रहा है बोलो? एक और एक। तो यहीं से लिंक लेगा वो तो। मैक्सिमम जेड घाटे ने लिख लो कितनी कितनी और मैक्सिमम निकाल लो। हानि हो गई ना, मैक्सिमम लॉस। अबे सिंप्लेक्स विधि जो दी थी तो उनके मैथमेटिशियन का क्या नाम था? डेंटजिंग। सिंप्लेक्स नहीं था। और परिवहन समस्या से संबंधित कल मैंने जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन कराया था, 2 बार कॉल लेक्चरर में आया था, तो आयलन नहीं था, डेंटजिंग था। 2 और थे, एक कुछ WH कुछ था और एक और था, 3 थे। ठीक है भाई। अब ऐसे जब नियतन को सॉल्व करते हैं तो नियतन को सॉल्व करने की विधि का नाम आता है हंगेरियन विधि। अब चूंकि हंगेरियन विधि है तो वो नाम जो पड़ा है, हंगरी के मैथमेटिशियन थे वो। ठीक है, तो इस कारण पड़ा है। लेकिन उनके जो वैज्ञानिक का नाम है वो कैनिंग है। कितना है? कैनिंग। तो कभी कभार वैज्ञानिकों के नाम भी अब आजकल पूछ लिए जाते हैं कि चलो ठीक है इनके बारे में नॉलेज तो है लेकिन किसने दी, यही पूछ लेता हूँ। तो बच्चे की इंटेलिजेंसी तो पता है उनको, अब थोड़ा सा बेसिक ज्ञान भी ले लेते हैं कि बच्चा क्या केवल ऊपर ऊपर से पढ़ता है या फिर कुछ मैथमेटिशियन के बारे में भी जानने का प्रयास करता है कि नहीं करता है। तो इसका टीचिंग मेथड से अभी एक बना के दिया ना, टीचिंग मेथड पे एलपीपीसी बना के दिया था पिछले फर्स्ट ग्रेड में। टोटल 6 क्वेश्चन थे, एक टीचिंग मेथड से बना के दिया है। इन फर्स्ट ग्रेड में, इन सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में दिया शायद, तो टीचिंग मेथड से बना के दिया था, सेकेंड ग्रेड में ही था। और एलपीपी का क्वेश्चन था, उसमें कुछ पूछा था 4 ऑप्शन देके, वो देखना, मैं देख लूँगा उस पेपर को। तो देखिए इसमें लिखो सबसे पहले नियतन की कलन विधि, एल्गोरिथम मेथड ऑफ असाइनमेंट। नियतन समस्या को हल करने की कलन विधि। नियतन समस्या को हल करने की कौन सी विधि? कलन विधि। नियतन समस्या को हल करने की कलन विधि। एक ही विधि पढ़ रहे हैं यहाँ ना, कौन सी? कलन। और वैसे पुरानी वाली विधियों से हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। कौन सी विधि है? कलन विधि। हाँ भाई, माइंड थोड़ा बहुत काम करता होगा आपका। तो यहाँ कलन विधि लगा रहे हो और यहाँ से सीधा हम इष्टतम हल निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जबकि परिवहन में पहले हमें सुसंगत फिजिबल निकालो, फिर इष्टतम का परीक्षण करो। तो क्या ये वाली विधि जो आप लगाओगे अभी, जैसे नियतन की, नियतन भी क्या एक परिवहन है लेकिन स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप यानी m = n है, तो इस पर लगा दी और = 1 1 1 1 1 आता है।
तो इस पे लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हंगेरियन विधि से आप परिवहन समस्या को सॉल्व कर सकते हो क्या? वो स्पेशल टाइप है, तो अगर कर सकते हो तो फिर इसी से उसको बना के देखना और सीधा ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। झंझटों में कौन पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे पहले हम डालेंगे न्यूटन समस्या को हल करने की विधि, और इस विधि को कहते हैं हंगेरियन विधि। किसके द्वारा दी गई थी? हंगरी के मैथमेटिशियन डॉक्टर कैनिंग। अभी तो मुना पतो कब दई पर इतिक पतो दई, इतिक तो ना पूछे वो। डॉक्टर कैनिंग के द्वारा यह विधि दी गई, और कहाँ के मैथमेटिशियन थे बोलो? हंगरी के। जो कहाँ पड़ता है भाई ये? कहाँ पे पड़ता है बोलो? कहीं में? यूरोप में ही आता है। हाँ, लिख लिया। अब देखो इसके स्टेप लिखेंगे। ये जो हंगरी के गणितज्ञ थे इस कारण इसको हंगेरियन विधि कहा जाता है ना। हंगरी के गणितज्ञ थे इस कारण इसको हंगेरियन विधि, उसको तो क्या लिखाना, इस कारण इसको कौन सी विधि कहा जाता है? हंगेरियन विधि कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस क्या डाउटफुल होते हैं तो इस कारण बनने के चांसेज होते हैं। अब हंगेरियन विधि कह रहे हैं तो वहाँ दे देंगे हंगरी के द्वारा दी गई, इसके द्वारा दी गई, इसके द्वारा दी गई, इसके द्वारा दी गई। कैनिंग का नाम भी मिलेगा तो कैनिंग लगाना। ऐसे सिंप्लेक्स दे देंगे वो, सिंप्लेक्स के द्वारा दी गई या इसके द्वारा दी गई, ठीक है, या डेंटिजिंग के द्वारा दी गई। तो फिर हमें जो नाम याद होगा तो ही दे पाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले शब्द आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन में काफ़ी पुटअप करता है, तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम इस विधि का लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, पंक्ति समानयन। पंक्ति समानयन यानी कि रो रिड्यूसिबल मैट्रिक्स। पंक्ति समानयन मैट्रिक्स या रो रिड्यूसिबल मैट्रिक्स। सबसे पहले बनाएंगे पंक्ति समानयन मैट्रिक्स, फिर बनाएंगे स्तंभ समानयन मैट्रिक्स, फिर करेंगे अलाउटमेंट, शून्य अलाउटमेंट यानी जीरो अलाउटमेंट, फिर उसके बाद जीरो अलाउटमेंट करने के पश्चात फिर करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, 4 स्टेप में बात खत्म करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन एग्जाम पेपर में आ जाए तो स्टेप मत करना, थोड़ा सा माइंड का उपयोग करना, जल्दी आंसर निकल जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता। ठीक है, जैसे अभी इस बार भी आया था। तो पंक्ति समानयन मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने क्या कहा, इसे सॉल्व करने के लिए प्रत्येक पंक्ति के, अब शब्दों को सुनना, प्रत्येक पंक्ति के, कौन सी पंक्ति के? प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को, ऐसा नहीं कि पूरी मैट्रिक्स में से नहीं ढूंढेंगे, अपितु जैसे फर्स्ट रो ली तो फर्स्ट रो का सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा, सेकंड रो ली तो सेकंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट देखा, ऐसे एनवी रो ली तो एनवी रो का सबसे छोटा एलिमेंट देखा, और उस सबसे छोटे एलिमेंट को उसी रो से घटा देते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को, या जो लीस्ट एलिमेंट होगा, उस पंक्ति के प्रत्येक अवयव से घटाकर, उस पंक्ति के प्रत्येक अवयव से घटाते हैं,
या घटाकर पंक्ति के प्रत्येक अवयव से घटाकर, प्रत्येक अवयव से घटाकर पंक्ति समानित मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। ऐसे स्तंभ समानित करेंगे। अब एग्जामिनर तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता ही है, अब विधि में से ही पूछ ले भाई पंक्ति समानित मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई न्यूनतम अवयव को उस पंक्ति से घटा देते हैं, ज्ञात करते हैं। कर ली भाई ज्ञात। अब क्या करें फिर, अब स्तंभ समानित मैट्रिक्स क्या करेंगे अब, चार पांच स्टेप में बात करेंगे इसकी, है ना। अब दूसरा लिखेंगे स्तंभ समानित मैट्रिक्स। हाँ, अब अगली लिखेंगे स्तंभ यानी कि कॉलम रिड्यूसिबल मैट्रिक्स, समानित या समानयन जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। पंक्ति और ये स्तंभ समानित मैट्रिक्स, पहले पहली पंक्ति लेंगे उसमें से न्यूनतम एलिमेंट को घटा देंगे, फिर दूसरी पंक्ति को लेंगे उसमें से न्यूनतम एलिमेंट घटा देंगे, फिर स्तंभ पे आ जाएंगे। अब स्तंभ समानित मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को, ऐसे वो चलाता है ऐसे ये चलेगा, प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव, न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ से घटाकर, उसी किससे घटा रहे हो, स्तंभ कॉलम से, माइनस कर घटाकर स्तंभ समानित मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। कौन सी, स्तंभ समानित मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। स्तंभ समानित मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। कौन सी प्राप्त कर ली बोलो, स्तंभ समानित मैट्रिक्स। चलो पंक्ति भी हो गई स्तंभ भी हो गए। तीसरा करेंगे स्टेप थर्ड, शून्य निर्दिष्टीकरण, जीरोज अलॉटमेंट। जीरोज अलॉटमेंट क्या करते हो, जीरोज अलॉटमेंट लिखो इसको, जीरोज अलॉटमेंट करो।
जीरो अलाउटमेंट हो गया। इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, उस रो को या कॉलम को चुनेंगे, उस पंक्ति या स्तंभ को चुनेंगे जिसमें शून्यों की संख्या एक हो। कितनी हो? एक हो। और उसको अलाउटमेंट कर देंगे और करने के बाद उसके करस्पॉन्ड उस रो में या उस कॉलम में कोई अन्य जीरो है तो उसको काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। तो हमने क्या कहा शून्य निर्दिष्टीकरण में, उस पंक्ति या स्तंभ को चुनेंगे। हाँ जी, किसको चूज करेंगे आप? उस पंक्ति या स्तंभ को चुनते हैं जिसमें शून्यों की संख्या एक हो। शून्यों की संख्या कितनी हो? बोलो, एक हो। उसे निर्दिष्टीकरण कर यानी अलाउटमेंट देकर, निर्दिष्टीकरण कर उसके संगत यानी उसके करस्पॉन्ड, उसके संगत यानी उसके करस्पॉन्ड स्तंभ या पंक्ति में अगर कोई शून्य है, अगर कोई शून्य है तो उसे काट देते हैं। तो उसे क्या कर देंगे आप? काट देंगे। उसे क्या कर देंगे आप? काट देते हैं। अब समझाने को तो हम विधि समझा देता, फिर भूल जाते इस विधि को। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या किया? पंक्ति समानित, फिर क्या किया? स्तंभ समानित, फिर क्या करें? जीरो अलाउटमेंट। उस रो या कॉलम को चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 हो, उसको अलाउटमेंट कर देंगे। करने के बाद देख लेंगे उस रो में या उस कॉलम में कोई अन्य जीरो तो नहीं है, होगी तो उसको क्या कर देंगे? फिर काट देंगे। काट देने के बाद फिर करेंगे चौथा परीक्षण, इष्टमल का परीक्षण। ये लिख लिया? अब इष्टमल लिखेंगे। पॉइंट हो गए। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 यानी स्टेप नंबर 4। स्टेप में ही वर्क होगा, है ना? स्टेप नंबर 4 कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 4। देखो इसमें क्या करेंगे, यहां पर आवंटनों की संख्या शून्य निर्दिष्टीकरणों की संख्या के अगर बराबर आ जाती है, या आवंटन यानी शून्य निर्दिष्टीकरण है, उनकी संख्या यदि n के बराबर यानी कार्यों की संख्या व्यक्तियों की संख्या के बराबर आ जाती है तो हल हमारा इष्टतम है, और उससे कम रह जाती है तो हल हमारा इष्टतम नहीं रहेगा। तो इसमें लिखेंगे इष्टतम हल होगा, हाँ जी, इष्टतम हल होगा यदि आवंटनों की संख्या, आवंटन यानी कि निर्दिष्टीकरण यानी कि अलाउटमेंट, आवंटनों की संख्या कितनी है? कितनी है बोलो? n है, या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ वर्क। n क्या है? नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या या कार्यों की संख्या। अर्थात या ये तो कोई दिक्कत नहीं है, n क्या है यहाँ? n व्यक्तियों की संख्या है, या किसकी संख्या है? कार्यों की संख्या है। इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की संख्या आपस में कैसी होती है? बराबर बराबर। यही तो है, व्यक्तियों की संख्या या कार्यों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर आवंटनों की संख्या किससे छोटी आ जाए?
n से छोटी हो जाए। अगर आवंटनों की जो संख्या वो किससे लेस आ जाए, n से लेस आ जाए, तो उस केस में आपका जो हल है वो कैसा हल नहीं होगा, इष्टतम नहीं होगा। तो यानी कि यदि जीरोज अलाउटमेंट जो आपने किए हैं, यदि आवंटनों की संख्या पूछ लेता है एग्जामिनर यहीं से, भाई थ्योरी तो आनी चाहिए। यदि आवंटनों की संख्या लेस देन है किससे, n से, तब हल आपका इष्टतम नहीं है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तब हल आपका कैसा नहीं है, इष्टतम नहीं है। तब हल जो है आपका कैसा नहीं है, इष्टतम नहीं है, अर्थात ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। बोलो कोई डाउट? अगर इष्टतम नहीं है तो इष्टतम बनाओ। बिना बनाए काम चल जाएगा क्या? एक व्यक्ति को एक काम तो देना ही है, बुला लिए तो घर पे, और काम 5 हैं तो करवाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कोई भी विभाग में आप लग जाते तो वहाँ 5 व्यक्ति हैं और कह दे कि भाई आप मैथ के हो, चल इन 5 काम ने बांट, कैसे बांटेंगे? और ऐसे बांटिए खर्चा कम से कम हो। और सरकारी मास्टर हो या सरकारी चीज़ें जो भी होती हैं, तो आपने पता है कि आमदनी उतनी ही मिलती है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, तो उनके खर्चे कम से कम हो जाते हैं। 5-5 रुपया, अगर सरकारी स्कूल में 20 रुपया की मूंगफली भी आ रही है ना, तो 4 मास्टर खा रहे हैं तो 5-5 रुपया देंगे चारों। भाई आज तेरे पास 5 रुपया उधार है, अगले दिन मंगावे तो 5 अन्य मेरे ने वहाँ में लगा लियो। ऐसे ही तो होता है। व्यक्तियों की संख्या या कार्यों की संख्या यदि आवंटनों की संख्या किससे छोटी है, n से, तब हल कैसा होगा, इष्टतम नहीं होगा। ठीक है, इससे छोटी हो जाती है। तो अब स्टेप नंबर क्या करेंगे, 5, लास्ट और आखिरी स्टेप। अगर इष्टतम नहीं है तो हाँ भाई, परिवहन समस्या में अगर dij का एक भी एलिमेंट नेगेटिव आता था तो उस केस में वह हल हमारा इष्टतम नहीं होता था। फिर उसको हम थीटा इकाइयां आवंटित करते थे और फिर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बंद लूप बनाते थे। और लूप बनाने के बाद जहाँ पर भी माइनस थीटा वाले होंगे उनको 0 के बराबर कर कर थीटा का न्यूनतम मान लेते थे, और लेने के बाद फिर से वही वाली कंडीशन निकालते थे। वहाँ पर dij का मान का निर्धारण किया जाता था Cij माइनस ui प्लस bj। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो रिक्त कोष्ठकों के लिए लगता था कि भरी के लिए, रिक्त के लिए, और ui और bj का मान भरी हुई कोष्ठकों से निकाला जाता था। यही तो कंडीशन थी। तो ये डाउट जो है वो आप क्लियर रखेंगे। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप नंबर कौन सा, 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, अब समस्त जीरोज को, हाँ भाई क्या करेंगे, फिर समस्त शून्यों को, जितनी भी जीरो दे रखी हैं, न्यूनतम रेखाओं से ढकेंगे। हाँ भाई किससे ढकेंगे, अब एक चीज और ध्यान रखो, आवंटन कितने तुम्हारे, जैसे 4 आए, कार्य कितने 5, तो डेफिनेटली भी 4 रेखांत ढक जाएंगे। कितनी रेखांत, जितने आवंटन आएंगे ना उतनी रेखांत ढकनी चाहिए। तो यदि समस्त शून्यों को न्यूनतम रेखाओं, लीस्ट लाइंस लेंगे है ना, न्यूनतम रेखाओं से ढकेंगे, ढक दिया। अब क्या करें, फिर ढकते हैं, कवर कर दिया उनको। अब 0 ढक गई, क्या ढक गई, 0। अब 0 0 सब ढक गई। अब कुछ एलिमेंट बाहर भी तो बच जाएंगे। अब जो बाहर एलिमेंट बचेंगे उन बाहर वाले एलिमेंटों में से फिर से न्यूनतम एलिमेंट ढूंढेंगे। और उस न्यूनतम एलिमेंट को ढूंढ तो लिया, और उस न्यूनतम एलिमेंट को बिना ढके हुए अवयवों में से घटाएंगे, और जहां पर 2 लाइन आपस में काट रही है वहां पर उसको जोड़ देंगे, और जहां से केवल एक लाइन गुजर रही है वहां यथावत रहने देंगे, वहां कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। 3 काम। रेखाओं से ढक दिया, जैसे कि हमने रेखाओं से ढक दिया किसी को, जैसे ये रेखाएं ढक गई थी, यहाँ 1 2 3 बचा। ये जो रेखा थी यहाँ 0 था, जो भी सपोज दैट, या 1 था या 2 था, और यहाँ 4 था सपोज दैट। अब इनमें बिना ढके हुए अवयवों में सबसे छोटा अवयव कौन सा बोलो, तो 1 को बिना ढके हुए में से घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो, 0 1 2। और जैसे यहाँ पे हमारा 5 होता, सपोज कीजिए यहाँ काट रहा है वो कितना होता 5, और जहाँ पर 2 रेखाएं काट रही है वहां पर उस न्यूनतम एलिमेंट को जोड़ देंगे, तो 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 6।
और जहाँ से एक ही लाइन गुजर रही है उनको यथावत रहने देते हैं, उनके साथ कोई भी छिड़कानी आप नहीं करेंगे। 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना ढके हुए अवयवों में लीस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद बिना ढके हुए में से घटाएंगे, और जहाँ से केवल एक लाइन पासिंग हो रही है, कितनी लाइन, एक लाइन, वहाँ कोई छिड़कानी नहीं, लेकिन जहाँ से 2 लाइन पासिंग होंगी उसके क्रॉस पॉइंट पर उस एलिमेंट को जोड़ देते हैं। 2 काम, और तो कहीं कुछ नहीं करना, जो बिना ढके उसमें से घटा देंगे और जहाँ पे लाइन काट रही है वहाँ पर उसे जोड़ देंगे और शेष यथावत रहेगा। ठीक है भाई, तो न्यूनतम रेखाओं से आपने किसको ढक दिया, न्यूनतम रेखाओं से आपने किसको ढक दिया, 0 को ढक दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समझदारी का परिचय देंगे। हाँ जी, बिना ढके हुए अवयवों में से, बिना ढके हुए अवयवों में से न्यूनतम अवयव ढूंढेंगे। न्यूनतम अवयव यानी लीस्ट एलिमेंट को बिना ढके हुए अवयवों से घटाते हैं। बिना ढके हुए अवयवों से तो घटा देंगे आप, अवयवों से क्या कर देंगे बोलो, घटा देंगे। बिना ढके हुए अवयवों से घटाते हैं तथा जहां 2 रेखाएं काटती हैं वहां पर जोड़ देते हैं। जहां 2 रेखाएं क्या करती हैं बोलो, काटती हैं, वहां जोड़ते हैं। वहां क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। वहां क्या करेंगे बोलिए, जोड़ते हैं तथा शेष यथावत रहने देते हैं। शेष जो रिमाइंडर बचे हुए हैं वो एज इट ही रहेंगे, यथावत रहते हैं। शेष क्या रहते हैं, यथावत रहते हैं। शेष को कैसे रखेंगे, यथावत, जैसे है वैसे ही रहेंगे। ठीक है, 2 ही जगह जोड़ना और घटाना, जहाँ काट रहे हैं वहाँ जोड़ दो, जहाँ केवल बिना ढके हुए उनमें से घटा दो, और जहाँ एक लाइन गुजर रही है उसको ऐसे ही रहने दो। फिर ऐसे रहने के बाद फिर स्टेप नंबर आ जाएगा 6। हाँ, बिना ढके हुए में से घटाना उसको, और जहाँ पर ढक रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन ढकने में भी जहाँ काट रहे हैं वहाँ जोड़ दो। ठीक है, न्यूनतम एलिमेंट को। स्टेप अब आ जाएगा कौन सा, 5 हो गए, कितने हो गए थे, अब छठवें में वही आ जाएगा रिपीट होकर, पहला वाला शून्य निर्दिष्टीकरण, जीरोज अलाउटमेंट। क्या आ जाएगा, जीरोज अलाउटमेंट, शून्य निर्दिष्टीकरण। बस बात खत्म। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे सारे डाउट आपके मन के दूर हो जाएंगे, जो मन के अंदर बार बार शोर कर रहे हैं, तो उन डाउटों को खत्म करना। लास्ट में फिर से कर देंगे क्या, शून्य निर्दिष्टीकरण, और फिर से कर देंगे इष्टतमल का परीक्षण। इष्टतमल, हमें इष्टतमल के लिए कितने आवंटन, ए नहीं होने चाहिए, जितने कार्य हैं उतने ही आवंटन होने चाहिए, जितने व्यक्ति हैं उतने ही आवंटन होने चाहिए। कम है गए तो फिर एक व्यक्ति का ही कुलाएं, एक कार्य का ही करवा रहे हैं। 5 कार्य हैं तो 5 ही व्यक्ति चाहिए, एक कार्य को एक व्यक्ति करेगा, या एक व्यक्ति के द्वारा एक कार्य किया जाएगा। ये इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको अच्छा वाला, और आपकी सीट का ही ले लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर दिया हुआ है आपका, अगर पढ़ना जानते हैं तो 21 मिल गया होगा है? हाँ, ऐसा ही होता है, 2 और 1। बढ़ जाए, इच्छा हो तो। इक्कीस 20, पेज नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है। क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल दिया हुआ है, विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार दिए जाएं। विभिन्न कितने दे रखे हैं इसने, 4 कार्य दे रखे हैं। 4 कार्य किसी व्यक्ति को किस प्रकार दिए जाएं कि न्यूनतम समय में हो। कितने समय में पूरे हो, न्यूनतम समय में।
तो विभिन्न कार्य किसी व्यक्ति को किस प्रकार दिए जाए कि टाइम कम से कम लगे। विभिन्न कार्य किसी व्यक्ति को किस प्रकार दिए जाएं, किसी व्यक्ति को किस प्रकार दिए जाएं कि कार्य कि टाइम न्यूनतम हो। कार्य तो तुम सबसे ज्यादा करवाना चाहे तुम जो कि 50 रुपया में पूरी जिंदगी काम करते रहे, 50 ना दें, फ्री में कर दो रहे। किस प्रकार दिए जाए कि समय न्यूनतम हो। भाई व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म ना हो सके, चाहे व्यक्ति खत्म हो जाए। एक्सपेक्टेशन है भाई ये तो। जब आप किसी के यहाँ काम करेंगे तो आप कितना भी वर्क कर देना उसके लिए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा आपसे। वो कहेगा कि भाई मुझको 100 का ही मैं 100 दे रहा हूँ तो तू मेरे लिए कम से कम 1000 की जगह 1 लाख कमा के दे दे, तो भी संतुष्ट नहीं होगा। है नहीं होगा। 10 दिन रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे, 1 महीने, 6 महीने रह जाएंगे, साल भर रह जाएंगे, 2 साल रह जाएंगे, 30 साल बिगड़ेगी बिगड़ेगी। या तो उसके द्वारा कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ ये कम पैसा दे रहा हूँ, या उसके द्वारा ये कम काम कर रहा हूँ मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, बिगड़ेगी जरूर। ये विभिन्न कार्य किसी व्यक्ति को किस प्रकार दिए जाएं कि कार्य कैसा हो, न्यूनतम हो। और टेबल बना के वहां एग्जाम पेपर में आएगी आएगी। यहाँ व्यक्ति दे रखे हैं। अब आप सोचेंगे क्या हम इतना बड़ा करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अभी हम उसका शॉर्ट रास्ता भी बताएंगे आपको। कार्य है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। व्यक्तियों के नाम क्या हैं बताओ, ए बी सी डी हैं। कार्यों के नाम क्या हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ जी, क्या दे रखा है, अगर ए व्यक्ति पहले कार्य को करता है तो कितना समय ले रहा है, 8 घंटे। कितने घंटे, 8 घंटे। और पहला व्यक्ति दूसरे कार्य को करता है तो 26 घंटे। अब किससे कराना चाहोगे, 26 वाले पे क्या 8 घंटा वाले पे। भाई मैं तो पहले काम है यहाँ पे करवाऊँ, जब कहीं करवाऊँ 26 घंटा ले रहा हूँ। हाँ भाई ये 17 घंटा और ये इसके बाद ये 13 28 4 26 और 38 19 18 और 15 19 26 24 और 10। अब सुनो, देखो एक तो विधि से पढ़ा देता हूं मैं इसको, फिर एक अपने माइंड का उपयोग करके जल्दी निकाल सकते हो। अब माइंड का आप कहोगे थ्योरी का बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, तो हमें तो काम ही तो बांटने, और काम ऐसे बांटने कि एक काम एक ही व्यक्ति करे और जो समय है वो कम से कम लगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो टाइम कम से कम लगना चाहिए। अब टाइम कम से कम लगना चाहिए, देखो डायरेक्ट सॉल्व करते तो कैसे करते, अगर एग्जाम पेपर में आ जाता तो मैं विधि को नहीं लगाता, ठीक है। अब विधि को नहीं लगाते तो हम क्या करते, सबसे कम समय ढूंढो सबसे पहले कहाँ है, यानी कि मैं बी को थर्ड कार्य दे दूं। बी को कौन सा कार्य दे दिया, थर्ड कार्य देने के बाद अब ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ना तो इसमें दे सकता हूं दूसरा कार्य, ना इसमें दे सकता हूं, एक चला गया। अब इसके बाद शेष एलिमेंट ढूंढ लो, 8 है, इसको मैं पहला दे देता हूं, ये खत्म, ये खत्म। अभी तक कितना हुआ, 8 4 12। अब इसके बाद यहां से हमारे पास एक तो 10 है, 10 और 15 में से कौन सा 10 है, 10 दे देता हूं, फिर 10 देते ही ये खत्म हो जाएगा और फिर ये खत्म। अब इसको देना ही देना है तो इसको कितना देना पड़ेगा, 19। अब कितना हुआ देखना है, 18 कट चुका है ना पहले, कितना हुआ बोलो,
41। क्या इससे छोटा बना सकते हो क्या? अगर आप कोशिश करो तो इससे छोटा, अगर हम अथाह प्रयास कर लें तो 41 से छोटा हम नहीं बना सकते। 41 से छोटा हम नहीं बना सकते अगर अथाह प्रयास करें। ये तो होता है शॉर्ट मेथड, यानी कि हमारी बुद्धि का सही सही सदुपयोग। ठीक है। और फिर मेथड का उपयोग तो हम करना सिखाएंगे। ये तो होता है कि भाई हम क्या करना है कि हमें सबसे कम समय लाना है, तो सबसे कम वाले ने पहले ढूंढो। ढूंढने के बाद फिर 2 विकल्प बचेंगे, उनमें जो सबसे कम वाला पहले उसको दे दो, फिर उससे ज़्यादा वाला उसको दे दो। ठीक है। और हो सकता है उससे भी कम बन जाए। तो देखिए हमेशा ऐसा क्वेश्चन एक तो इससे कर सकते हो आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब विधि से मैं करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है। अब विधि से करना है तो विधि से कैसे करेंगे? स्टेपों में करेंगे। किस में करेंगे? स्टेपों में। अजय स्टेप नंबर फर्स्ट इधर ही कर दूंगे। स्टेप फर्स्ट अजय कौन सी बोलो? पंक्ति समानित। अजय क्या बोलो? पंक्ति समानित। ठीक है भाई। अब देखो मैं ABCD तो बार बार लिखूंगा नहीं, अब मैं तो केवल 4x4 की एक टेबल बना लेता हूं। अजय इसका सबसे छोटा एलिमेंट बोलो कितना है? 8। कितना है? 8 है। 8 को इस पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट से माइनस कर दो, यहाँ क्या बचेगा? 0। ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 9। ये कितना बचेगा? 3। अब दूसरी पंक्ति का न्यूनतम एलिमेंट कितना है? 4। इसको घटा दो, 9। ये कितना बचेगा? 24। ये कितना बचेगा? 0। ये कितना बचेगा? 22। इसमें न्यूनतम एलिमेंट कितना है? 15 घटाओ कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 4। ये 3, ये 0। न्यूनतम एलिमेंट कितना है? घटाओ 9, 16 बचेगा। और ये कितना बचेगा? और ये 0। ये हो गया पंक्ति समानित। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? यानी कॉलम रिड्यूसिबल, यानी स्तंभ समानित। कोई समस्या? बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो स्तंभ समानित कैसे बनेगा? ये 0। अब भाई इस कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट 0। अब 0 को माइनस करेंगे तो यही बनेंगे 0, 9, 23 और 9। इसका सबसे छोटा एलिमेंट 4 को माइनस करो, 20, 0, 12। सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है तो यही बनेगा 9, 0, 3 और 14। सबसे छोटा एलिमेंट फिर से 0, यही बनेगा 3, 22, 0 और 0। पहले 2 बना लो, मैं स्टेप थर्ड सेकंड में कर दूंगा। आसान था अभी तक तो। कौन सा? वो सही है। देखो मेथड आना चाहिए। मेथड इस वजह से आना चाहिए, एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है। हल्के में आकलन मत करो। टेबल को बीच से बनाकर दे सकता है, सब कुछ दे देगा, शून्य अलाउटमेंट ही पूछ ले, शून्य अलाउटमेंट करके दिखाओ। भाई विधि को पूरा एग्जामिनर जानता है, वो एग्जामिनर इसी वजह से है। अब पता है एग्जामिनर को, चलो किसी टीचर ने शॉर्ट में बता दिया होगा ऐसे निकाल सकता है, तो मैं तो अब इससे 20 से पूछ लूं, अब निकाल। अब विधि पढ़ के नहीं गया और 0 अलाउटमेंट पूछ ले, जैसे यहाँ तक बना दे कि पंक्ति और समानित मैट्रिक्स बनाने के उपरांत हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है, दे देगा। तो इसमें 0 अलाउटमेंट करके बताओ, या फिर 0 अलाउटमेंटों की संख्या कितनी है ये पूछ लेगा। अगर 5 आ गई तो इष्टमल हो जाएगा, अगर 5 से कम, सॉरी 4 है ना, 4 आ गई तो इष्टमल हो जाएगा, और 4 से कम आ गई तो इष्टम नहीं होगा।
तो जीरो अलाउटमेंट भी तो करवा सकता है एग्जामिनर, या फिर कह देगा कि इसका एक टेबल बना के दे देगा एग्जामिनर, ये बना के दे दी, और पंक्ति और सम्मानित करने के बाद ये आती है, ये दे दिया, फिर एग्जामिनर पूछेगा कि अब न्यूनतम समय कितना होगा हंगेरियन विधि के द्वारा, तो फिर हमें जीरो अलाउटमेंट करना है, करके बस सीधा इससे आंसर निकालना है। ज़्यादा नहीं आ सकते, नहीं जीरो तो ज़्यादा आएंगी, अलाउटमेंट करेंगे, कटेंगी भी तो सही जीरो, मैंने कहा भी तो है। हाँ, स्तंभ में या पंक्ति में जो भी जीरो आएंगी फिर वो काटी जाएंगी। हाँ जी, अब देखो थर्ड टेबल में इसी को बना लो आप, तो पंक्ति सम्मानित स्तंभ सम्मानित के बाद स्टेप नंबर थर्ड में शून्य निर्दिष्टीकरण लिख लो। क्या लिख लेंगे आप? शून्य का निर्दिष्टीकरण। किसका निर्दिष्टीकरण? शून्य निर्दिष्टीकरण। मैं भी बना देता हूं, चलो आप भी क्या याद रखेंगे, एक टेबल और। जीरोज अलाउटमेंट, शून्य निर्दिष्टीकरण, इसी टेबल को बना दो। हाँ जी, 0 14 9 3, यही तो था, 9 20। लेकिन एग्जाम पेपर में करते ना तो यहीं कर देते अलाउटमेंट, मैं यहीं करके दिखा देता, लेकिन फिर आपको कंफ्यूजन होता, तो इस कारण एक टेबल और बढ़ा दिए मैंने। 0 22, आपको तो उसी में कर देना है, 23 0 3 0 9 12, ठीक है। अब देखो जीरो अलाउटमेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर में बंद करेंगे। अब देखो जीरो अलाउटमेंट का केस, स्क्वायर में बंद करेंगे, ये तो वही टेबल है, केवल है जीरो अलाउटमेंट को समझना और कुछ नहीं है। पंक्ति सम्मानित में कुछ है नहीं, स्तंभ सम्मानित में कुछ है नहीं, मेन जो रोल रहेगा वो रहेगा जीरो अलाउटमेंट में, ठीक है। हाँ जी, पहली उन पंक्ति या स्तंभों को चुनेंगे जिनमें सबसे कम जीरो हो, यानी एक ही जीरो हो। पहली में कितनी है? एक ही है ना, पहली में एक ही है, तो इसी से काम चल गया, तो इसको जीरो अलाउटमेंट कर दिया। अब पहली पंक्ति में एक है, अब देख लो स्तंभ में तो ना है कोई, होती तो उसको काट देते, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति में चले, दूसरी पंक्ति में कितनी जीरो है, इसको भी क्या कर दिया? जीरो अलाउटमेंट। क्या कर दिया? जीरो अलाउटमेंट। कोई समस्या? जीरो अलाउटमेंट करने के बाद अब तीसरी पंक्ति में चले, कितनी जीरो है? छोड़ दिया। चौथी पंक्ति में चले, कितनी जीरो है? तो इसको जीरो अलाउटमेंट कर दिया। अब देखो स्तंभ में का कोई है तो उसको काट देंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्तंभ में चलो, पहली में कुछ है नहीं, दूसरे स्तंभ में कितनी है, तो इसको अलाउटमेंट कर दो। इसके संगत कोई पंक्ति में है क्या? थी, वो कट चुकी है। अब देखो आवंटन गिनना, कितने हो गए? 1 2 3 4। व्यक्ति कितने? कार्य कितने? आवंटन कितने? हल कैसा होगा? ये कौन सा व्यक्ति था? ये कौन सा व्यक्ति था? ये कौन सा व्यक्ति था? ये कौन सा कार्य था? ये कौन सा था? ये कौन सा था? और ये कौन सा था? यानी कि ये तो कौन सा कार्य करेगा? हाँ जी, देखो ए तो करे फर्स्ट कार्य, ए जो है वो कौन सा कार्य करे? फर्स्ट कार्य। वी जो है कौन सा कार्य करे? थर्ड कार्य। बी कार्य करे कौन सा? थर्ड। और सी करे कौन सा कार्य? सेकंड कार्य। और डी करे कौन सा कार्य? चौथा कार्य। अब इन कार्य को करें। अब इसके लिए पहले से ही खर्चा दे रखा है या टाइम दे रखा है, कितना? टेबल में, पहली वाली टेबल में दे रखा होगा। हाँ भाई, ए अगर फर्स्ट कार्य करता है 8 घंटे, 4 घंटे, 19 घंटे और 10 घंटे, 8 4 19 और 10, 8 4 19 10, 8 4 19 10, टोटल कितने घंटे लगेंगे? 41 घंटे लगेंगे। न्यूनतम समय से न्यूनतम आप बना नहीं सकते, अथा प्रयास कर लो भले, आप में जितनी क्षमता है
41 घंटे से कम में ये काम नहीं हो सकता। यही हमारा इस्तेमाल है। हाँ, तो बता दोगे अब आप। ए को फर्स्ट दिया जाएगा, बी को थर्ड दिया जाएगा, सी को सेकंड और डी को फोर्थ कार्य दिया जाए। इसी बार पूछा है, इसी बार आपसे पूछा गया है, आपकी इंटेलिजेंसी को चेक किया गया है फर्स्ट ग्रेड 2022 में। देखो क्वेश्चन नंबर 146 पे जाओ। पेज नंबर 36 पर, लास्ट ही लास्ट, क्वेश्चन नंबर 146 146 पूछ चुका है एक बार नाम, स्पेशल एजुकेशन 2015 वाले पेपर में सेकंड ग्रेड के में। गणितज्ञ डॉक्टर कैनिंग द्वारा सिद्ध की गई प्रमेय किसे हल करने के लिए प्रयोग होती है? नियतन समस्या को। समझ में आया ना? 144 है, ये उस टाइम पूछा गया था। द मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नो एज हंगेरियन मेथड। थर्ड हो गया, समझ में आया ना? यानी कि 144 क्वेश्चन और एक आपका 146, 144 और 146, 144 और 146 मिल गए दोनों। कोई समस्या? देखो नई वाली सीट भी आपकी उस पर पड़ी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे, है ना? उसको भी डाउनलोड कर लेना। उसमें क्या आगे वो परफॉर्मेंस भी दे रखा है, कितने कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और इसमें 2 4 5 क्वेश्चन जो दोबारा टाइप हो गए थे वो हटा कर दूसरे क्वेश्चन टाइप हैं। 2 4 5 का ही अंतर है, सीट वही है, एजिट थ्योरी वगैरह सब कुछ। हाँ, बस 2 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए होंगे, इतना हुआ होगा। हाँ, सब कुछ लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है? हाँ जी। अब देखो जैसे कि 133वां क्वेश्चन है 133। हाँ जी 133 133। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए सीट से सॉल्व किए हैं, कभी भविष्य में वीडियो देखनी पड़ी तो आप इसी से देखोगे, यही तो है। तो वो आप विकल्प के लिए रख लेना, उसमें जैसे आपका परफॉर्मेंस दे रखा है आगे और 2 4 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बस इतना हो सका। अब वो पन्ना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 133 नेतन समस्या हल की जा सकती है सिंप्लेक्स द्वारा, परिवहन द्वारा, 1 और 2 दोनों द्वारा, यानी में से कोई नहीं तो 1 और 2 दोनों द्वारा। भाई नेतन एक प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्टेशन को जिससे हल कर सकते हैं उसको हम नेतन से भी तो हल कर सकते हैं। तो नेतन को परिवहन से भी हल किया जा सकता है और सिंप्लेक्स के द्वारा भी। तो इसका आंसर होगा थर्ड। कोई समस्या? अब देखो 134 को भी देख लो, लगी आ तो 134 ए बी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है 134। हाँ जी, एन व्यक्ति हैं और एन कार्य हैं, एन व्यक्ति और एन कार्य, जबकि एक कर्मी एक ही कार्य कर सकता है, कितने प्रकार से इनको आवंटित किया जा सकता है? हाँ भाई, एक ही आच्छादक फलन पढ़ा है, सेम डोमेन और सेम कोडोमेन, तो एक ही आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल एन। तो यानी कि कहने का मीन क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो इसमें हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति हैं? एन व्यक्ति हैं, ठीक है? और इसमें कार्य कितने कितने कार्य हैं? एन कार्य हैं। और कितने व्यक्ति हैं? एन व्यक्ति हैं। या फिर मान के चलिए आपकी क्लास के अंदर एन एलिमेंट हैं और दूसरी क्लास के अंदर एन गिफ्ट हैं। कितने गिफ्ट हैं? एन गिफ्ट। अगर मैं एक व्यक्ति को भेजूं, हाँ भाई एक ही गिफ्ट लानो है, कोई सा भी ले आ।
अब जैसे क्लासरूम के जाएगा ऐसे थोड़ी ना पहले ही उठा लाएगा, सभी को देखेगा, यह लाऊं के यह लाऊं, यह लाऊं के यह लाऊं, क्या सब ने ले लाऊं। एक बार तो मन में आएगी, पर मास्टर ने तुझे कि ये एक ही लाना है, तो एक है कौन से लाऊं। तो बाकी पास चॉइस कितनी है, पहले के पास चॉइस कितनी है गई, तो पहले के पास चॉइस हो गई कितनी, n। पहले के पास जो नंबर ऑफ चॉइस हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, n। ठीक है भाई, ठीक है। एक है उठा लाया वो, एक को लाने के बाद अब दूसरा व्यक्ति भेजा, हाँ भाई जा एक ही तुझे लाना है, उसके पास एक चॉइस कम हो गई, अभी उसके पास n-1 चॉइस है। ऐसे ही लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे, लास्ट में एक व्यक्ति बचेगा और एक ही बॉक्स, उसके पास कोई चॉइस नहीं, उसको वो लेना ही पड़ेगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 से लगा के फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n तरीके से किया जा सकता है। यानी कि ये तो हमें पता है कि जैसे 4 कार्य थे और 4 ही व्यक्ति थे, इन कार्यों को 4 व्यक्तियों को किस प्रकार, यानी फैक्टोरियल 4 प्रकार से बांट सकते थे हम। यानी फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24 प्रकार से बांट सकते हैं। लेकिन हमें 24 अंक कोई मतलब ना है, हमें तो वो प्रकार चाहिए जाते कम से कम समय लगे। भाई 24 प्रकार से बांट सकते हो, अब 24 प्रकार आप बनाओगे थोड़ी ना 24 टेबल अलग अलग, कि भाई ए को पहला दे दूं, इसको दूसरा दे के देख लूँ, इसको तीसरा, इसको चौथा, फिर दूसरा बदल दिया, इसको ऐसे ऐसे दे के देख लूँ, इसको ऐसे ऐसे। 24 प्रकार से बनाएंगे, फिर 24 में से एक टेबल लेंगे जिसमें कम से कम आया है, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो कितने प्रकार से, 24 प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन हमें उन 24 प्रकार में से वो वाला प्रकार चुनना है जहां पर हमारे पास जो टाइम है वो कैसा लगता है, न्यूनतम लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल n। अगर एग्जामिनर पूछ ले 5 कार्य हैं और 5 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। क्यों बांट सकते हो, क्योंकि बांटना आप जानते हैं। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, 105। एक कॉलेज लेक्चर 2016, हंगेरियन विधि निम्न में से किसे हल करने के लिए काम में आती है, न्यूटन समस्या को हल करने के काम में आती है। 105, 105 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो एक 102 देख लो, 102 में न्यूटन समस्या में होते हैं n कार्यों का समुच्चय, n सुविधाओं का समुच्चय, लागत का समुच्चय, इनमें से कोई नहीं। कार्य नियतन में कादे एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या देता है, बढ़िया क्या देता है मैट्रिक्स में, क्या कह रहा हो, नियतन समस्या में होते हैं n कार्यों का समुच्चय, सेट होता है क्या n कार्यों का, n सुविधाओं का समुच्चय होता है क्या, लागत का समुच्चय होता है। क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, अंदर वाला पूरा की पूरा किसका सेट है, कॉस्ट का। किसका सेट है, कॉस्ट का। ये तो कार्य और व्यक्ति तो आएंगे ही आएंगे, ये समुच्चय नहीं होता। ये दे रखा है किसका, कॉस्ट का सेट दिया हुआ होता है, वो तो हमें आवंटित करने होते किसको क्या कार्य दिया जाए, तो लागत का समुच्चय देता है। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। जब दोनों लगा देते, जब लगा सकते थे, समुच्चय की यही आएगा, कॉस्ट वाला देता है एग्जामिनर, इनको तो काम बांटना पड़ता है। फर्स्ट और थर्ड नहीं होता है, होता तो थर्ड लगा देते, फर्स्ट थर्ड, नहीं तो यही लगाया जाएगा लागत वाला। कंफर्मेशन तो यही है, लागत का समुच्चय दिया जाता है हमेशा। हाँ, तो फिर दोनों लगा देना। अभी इसमें लगाओगे थर्ड नंबर का ऑप्शन, हाँ जी, इसमें कौन सा लगाएंगे अभी आप, थर्ड नंबर का, कॉस्ट दी जाती है, कॉस्ट की मैट्रिक्स दी जाती है। ये तो फिक्स है कि n व्यक्ति होंगे, n ही कार्य होंगे, ये तो फिक्स है पहले से।
किसमें ये होगा? दूसरी जगह हो गया होगा। अच्छा, अभी देखो, एक है आपका कौन सा 74 पे आ जाइए भाई। सेकंड गेट 2022 का क्वेश्चन है, 23 का नहीं है, 22 का है। क्वेश्चन नंबर 74, सेकंड गेट 2022 है। मिल गया? अभी ये आया था सेकंड गेट 2022 वाला जो पेपर गया था। अब इसमें देखो, नियतन समस्या में एम पंक्तियां यानी व्यक्ति और एन स्तंभ यानी कार्यों की संख्या है, तब सही कथन है एम बराबर एन। व्यक्तियों की संख्या, कार्यों की संख्या, चौथा ऑप्शन हो गया। कोई समस्या थी इसमें? 2 नंबर मिलते हैं आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाइए। फर्स्ट ग्रेड 2012, फर्स्ट ग्रेड 2012। देखो, बेस अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होती। अगर बेस क्लियर नहीं तो फिर वो रटने पड़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2012 का क्वेश्चन है, एक नियतन समस्या में यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गई, एम नौकरी और एम ही व्यक्ति, जितनी नौकरी उतने ही व्यक्ति, आधारी सुसंगत हल के लिए यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए प्रारंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या कितनी होगी? या में कितने? एक व्यक्ति केवल, एक व्यक्ति केवल एक कार्य। तो लास्ट में मैंने जो आवंटन निकाले सुसंगत हल में, 1 2 3 4 बाई 4 की मैट्रिक्स, तो कितने आवंटन निकले थे? 4। तो एम व्यक्ति, एम ही कार्य और एम ही आवंटन, एम व्यक्ति, एम ही कार्य और एम ही आवंटन। क्योंकि जो इष्टतम हल होता है वो सुसंगत हल ही तो होता है, तो पहले तो सुसंगत ही बनना चाहिए, फिर उसके बाद इष्टतम। तो 4 यानी सुसंगत हम कई फैक्टोरियल 4 प्रकार से बना सकते थे, यानी कि 24 प्रकार से। लेकिन 24 में से तो हमने एक ही पर्टिकुलर केस लिया था जिसपे इष्टतम निकला था। यानी एक व्यक्ति को एक कार्य हम आवंटन करें ना तो 24 प्रकार से बना सकते हैं, फैक्टोरियल 4 प्रकार से जो अभी बताया था। लेकिन उन 4 प्रकार में 24 में से केवल एक प्रकार उठाना था, वो इष्टतम के लिए। तो हमेशा प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में जितने व्यक्ति होंगे उतने ही कार्य होंगे और उतने ही आपके क्या होंगे? सुसंगत हल में चर होंगे। क्या होंगे? सुसंगत हल में चर। जितने व्यक्ति होंगे उतने ही कार्य। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्तर पर आधारित चरों की संख्या कितनी हो जाएगी? एम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। लिख लो, इसमें 78 को लिखा देता हूं, ये अलग से लिखाया नहीं है ना। फर्स्ट ग्रेड 2012। एक नियतन समस्या में एम व्यक्ति और एम कार्य हैं। अब सुनो, कंफ्यूज मत है जाइयो। एग्जामिनर कह दे अब सुसंगत की जगह इष्टतम, तो भी कितना आंसर देनो? एम ही देनो। एम व्यक्ति और एम कार्य हैं, तब प्रारंभिक यानी कि इनिशियल आधारी हल यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, आधारी सुसंगत हल में, है ना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल में चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी हो जाएगी? एम ही हो जाएगी। अगर सुसंगत की जगह पे क्या दे देता है एग्जामिनर? इष्टतम हल। अब इसका मतलब ये मत कह देना कि सुसंगत का मतलब इष्टतम होता है, मैंने रिप्लेस किया केवल। अगर एग्जामिनर ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कह देता तो भी हम आंसर कितना देते? एम ही देते। भाई जितने व्यक्ति उतने कार्य उतने ही आवंटन देने हैं आपको, जितने व्यक्ति उतने कार्य और उतने ही क्या देने हैं आपको? आवंटन देने हैं।
बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी में फिर आपके में कोई कमी नहीं होती। 70 गौरव का, हाँ क्या अभी पता था। अब कौन सा बचा नियतन का? 70। हाँ जी, ये भी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। नियतन समस्या, नियतन समस्या, नियतन समस्या है 70, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है भाई, ये फिर उसका होगा तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला 2023 का। ठीक है, वो तो सेकंड ग्रेड 2022 का था, इससे पिछले वाला वो फर्स्ट ग्रेड 2012 का था। नियतन समस्या है परिवहन समस्या की एक विशेष स्थिति, यह भी जो 2023 में सेकंड ग्रेड हुआ है, सही बात है। संसाधनों की अधिकतम उपयोग करने में प्रयोग की जा सकती है, चाहती है कि प्रत्येक संसाधन को केवल एक ही गतिविधि सौंपी जाए, मतलब जो भी संसाधन है उसको केवल एक ही गतिविधि यानी कि एक ही कार्य सौंपा जाए। फिर दूसरा कहा है संसाधनों की अधिकतम उपयोग करने में प्रयोग, तो संसाधन जितने हैं उतने ही व्यक्ति लगा के उनका अधिकतम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कभी ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा सकते हैं हम, किस व्यक्ति को कौन सा काम सौंपा जाए कि ज्यादा से ज्यादा काम आपका निकल जाए। तो इसमें क्या कहा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में प्रयोग की जा सकती है, सही बात है, कर सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति को वही कार्य कर दो जो ज्यादा काम कर सके, अधिकतम उपयोग लिया जा सकता है। चाहती है कि प्रत्येक संसाधन को केवल एक ही गतिविधि सौंपी जाए, सही बात है, एक संसाधन को केवल एक ही गतिविधि सौंपी जाएगी। और परिवहन समस्या की एक विशेष स्थिति होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सभी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बोलो कोई समस्या, समझ में आ गया ना? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। ये अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट जो 2023 का पेपर हुआ उसमें आया। नियत यानी कि कहने का मीन क्या हुआ कि 100% क्वेश्चन आपका आ रहा है नियतन का। अब आ जाइए 64 2018 का। निम्न में से कौन सा तरीका, ये विधि का नाम जरूर देता है, निम्न में से कौन सा तरीका मुख्य रूप से नियतन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त होता है? स्टेपिंग स्टोन विधि, उत्तर पश्चिम कॉर्नर विधि, बोगल अनुमान विधि। अब देखो ये जो उत्तर कोणीय और बोगल अनुमान विधि है, इनसे निकलता है फिजिबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल, इष्टतम नहीं निकलता। जबकि इष्टतम कौन सी विधि निकाल रही है, हंगेरियन विधि, सीधा इष्टतम हल निकाल रही है। अगर सुसंगत की बात कहता तो सुसंगत में तो हम कह देते उत्तर कोणीय भी और भूगोल भी है, लेकिन इसने क्या कहा है, समस्या को हल करने के लिए जो प्रयुक्त विधि की जाती है, कौन सा तरीका, मुख्य रूप से कह दिया, पर्सनल फॉर्म कह दी, मुख्य रूप से, उनसे सुसंगत निकालेंगे फिर इष्टतम का परीक्षण कर लेंगे, हल तो उनसे भी हो सकता है, लेकिन उसने कह दिया मुख्य रूप से कौन सी विधि उपयोग की जाती है, बताओ, हंगेरियन विधि। तो हंगेरियन विधि आपकी आ जाती है, कुछ भी नाम दे सकता है, मुख्य रूप से नहीं कहता तो फिर ये भी होती है, इनसे सुसंगत निकलता है, फिर भी हम हंगेरियन को प्राथमिकता देते हैं। तो पर्टिकुलर हंगेरियन नियतन के लिए बनाई गई है। क्या अब ये जो नियतन होती है ट्रांसपोर्टेशन ही होती है, ये भी स्पेशल टाइप ना ट्रांसपोर्टेशन का। और बट वहाँ उनसे बेसिक सॉल्यूशन निकलता है, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेक करते हैं। ये हंगेरियन विधि नियतन के लिए। अब इस नियतन समस्या को हम उत्तर कोणीय और इन दोनों विधियों से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकलेगा फिजिबल सॉल्यूशन, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ऑप्टिमल हो, ऑप्टिमल का फिर टेस्ट करना पड़ता है, और इस कारण इसने मुख्य रूप लिख दिया। अब मुख्य रूप लिख दिया तो हंगेरियन नाम देंगे, और नहीं देता तो फिर अगर कहता कि इससे भी हल हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी, और उपरोक्त सभी होता तो फिर हम उपरोक्त सभी का ऑप्शन लगाते। क्या लगाते, उपरोक्त सभी का। इसके बाद एक फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन और होगा, वो दे रखा है कि सीट में, किसी के पास नई सीट है क्या? नहीं ना, हाँ तो देख लो कोई ना। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन देखो, वो जब भी तो कह रहा हूँ जिसमें नहीं आया है फर्स्ट ग्रेड 2022 का, वो इसमें आ जाएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, लेकर आऊं मैं, नियतन का ये तीनों में आया है, संस्कृत डिपार्टमेंट में भी, सेकंड ग्रेड में भी आया है, और साथ ही आपका फर्स्ट ग्रेड में भी आया है। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन करेंगे अब आप।
इसमें नहीं है, नई वाली सीट में तो ये है क्वेश्चन नंबर 89। वो कोई कोई पेपर मिस हो जाता ना, न्यू सीट वो टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ी हुई है और यहाँ भी, और नहीं है तो आज डाल दूंगा ना। 89 देखो, न्यूनतम नियतन समस्या का हल जिसका प्रभाविता मैट्रिक्स निम्न है, ठीक है, होगा। न्यूनतम पहचानना है ना, जिसकी प्रभाविता मैट्रिक्स ये दे रखी है। ए बी सी डी और डी के बाद क्या आता है? 2 3 4 5। एग्जामिनर ने वैसे ही बना के दे दिया, ठीक है। 4 5 6 7, देखो डिजिट लिख दे। 2 3 4 5, 4 5 6 7, 7 8 और 9 8। कहीं बुक्स में ढूंढने लग जाओ, बुक्सों में नहीं मिलेगा, बना के दे दिया। और बनाया कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेक करना चाहता था एग्जामिनर के इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो न्यूनतम पूछा है, ठीक है भाई। न्यूनतम ये टाइम दे रखा है, जो भी दे रखा है इसके अंदर, और इसका आंसर दे दिए, फर्स्ट ऑप्शन था। ए को सेकंड कितना काम आसान करके दे दिया, बस यही तो जोड़ गई तो देखना था, जिससे कम आ जाता वही आंसर हो जाता। ए को सेकंड, बी को थर्ड, सी को फोर्थ और डी को फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन था ए को थर्ड, बी को सेकंड, ए को थर्ड, बी को सेकंड, सी को फोर्थ और डी को फर्स्ट। नॉलेज अच्छी हो, ऑप्शन का उपयोग होता हो तो ऑप्शन का करना चाहिए। ए को थर्ड, बी को सेकंड, सी को फर्स्ट और डी को फोर्थ। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज अबव। चौथा ऑप्शन ये दे रखा है। दो नंबर आराम से आपको मिल जाते अगर आपको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है तो, थ्योरी का अच्छा ज्ञान है तो। पहले को गिन लो, न्यूनतम समय आना चाहिए या न्यूनतम कॉस्ट आनी चाहिए। देखो, ए को सेकंड 3, बी को थर्ड 9, सी को फोर्थ 9 और 8 17 और डी को फर्स्ट 17 और 3 20। पहले से तो कितना आ रहा, टोटल 20। समझ में आया ना, इससे टोटल कितना आया 20। हाँ जी, ए को थर्ड 4, बी को सेकंड 5 9, सी को फोर्थ 9 और 8 17 और डी को फर्स्ट 17 और 3 20। इससे भी 20, यानी 2 में 20 आ गया, तो उपरोक्त सभी का जाएगा। फिर अभी देख लेते ना, इसी कारण तीनों में देख लेते हैं। अब देखो, ए को थर्ड 9, बी को सेकंड क्या, ए को थर्ड है सॉरी 4, बी को सेकंड 9, सी को फर्स्ट 16 और डी को 4 20। जब सभी से मिनिमम आ रहा है और उपरोक्त सभी का ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया, तो इसमें विकल्प विद्यमान है। क्या विद्यमान है? विकल्प। क्या विद्यमान है? विकल्प। कि भाई ऐसे काम करवा दें, नहीं हम तो ऐसे काम करवा दें, नहीं हम तो ऐसे काम करवा दें। सभी से न्यूनतम समय कितना आ रहा है? 20 20 20। आंसर हो गया, ये मिल गए 2 नंबर है।
तो फिर नन ऑफ दीज आता। तो फिर आप एक बार देख लेते कि 20 से छोटा कोई बन सकता है क्या, ऐसे ढूंढ के देख लेते फिर इसमें 20 से छोटा कोई बन सकता है क्या। देखो सबसे छोटा एलिमेंट कितना है, 2 है, और 3 है, 2 है, ठीक है। इसमें मैं अगर 2 को ले लेता हूं तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं इसमें 3 को ले लेता हूं तो ये वाला कट जाएगा और ये क्या, बस दोनों कट जाएंगे ना, इसमें 3 नहीं बनेगा ना, इससे छोटा बन नहीं सकता। इसमें अगर हम 2 को ले लेते हैं तो ये कट जाएगी पूरी रो, ये वाली कट जाएगी। फिर 4 को ले लेते हैं तो ये कट जाएगी और ये कट जाएगी। फिर इसमें किसको ले लेते हो, 5 को, तो फिर 9 आएगा। फिर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 5 20 ही हो रहा है, इससे कम होता ही नहीं। तो 20 से कम बन जाता तो हम कह देते नन ऑफ दीज, और 20 से कम बन ही नहीं रहा तो उपरोक्त सभी, ये है ना। और वैसे ही ऑप्शन दे रखा है, एग्जामिनर को तो बस इंटेलिजेंस ही चेक करनी है आपकी। इसके बाद डिटरमिनेंट वाला पोर्शन स्टार्ट कर देते। अब कुछ समय के लिए आप कर लीजिए रेस्ट। थोड़ा सा पोर्शन और बचा, 2-3 पॉइंट और लिखाने थ्योरम के इसमें नियतन में, वो भी मैं कल करा दूंगा, और कल एलपीपी के क्वेश्चंस करा दूंगा। यहीं बैठ जाए करिए और कहाँ। हाँ तो इसके जो थोड़े बहुत रह गए उनको करा दूंगा अभी कल। क्या, ठीक है।